सर्दी, खांसी, जुकाम, मामूली सी बीमारी और इलाज। 1 चम्मच कफ सिरप, दवा जो जिंदगी बचाती है। लेकिन क्या हो अगर यही दवा मौत का सामान बन जाए? क्या हो अगर आपके बच्चे की खांसी की शीशी में दरअसल जहर भरा हो? पूर्वांचल की गलियों से लेकर बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बाजारों तक फैला एक ऐसा जहरीला नेटवर्क जिसने 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, वो भी शायद कितने मासूमों की लाशों पर। ये कहानी है नशे, पैसे और सियासत के उस कॉकटेल की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। और सवाल ये है कि इस खेल के असली खिलाड़ी कौन है? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। और आज हम परत दर परत खोलेंगे उस कोडिंग कांड की फाइल जिसके तार सीधे सीधे सत्ता के गलियारों से जुड़े रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक दर्द से, एक चीख से जो बनारस की गलियों में दबकर रह गई है। बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह आज से लगभग 1 साल पहले अचानक दुनिया छोड़कर चले गए। वजह यही कफ सिरप था। उनकी पत्नी भारती सिंह 1 साल बनारस में पुलिस वालों के दर दर भटकती रही, इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई एफआईआर तक लिखने को तैयार नहीं था। सिस्टम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर एंट्री होती है सियासत की। जब मीडिया में यह मामला उछला तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को घेरा। तब जाकर खाकी नींद से जागी और जब ये जांच का पहिया घूमा तो जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है जिसका सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है पूर्वांचल। बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, ये इलाके नकली कफ सिरप की फैक्ट्री बन चुके थे। मामला इतना संगीन था कि आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसे सीधे संसद में उठा दिया। उन्होंने जो कहा वो इस खेल की भयावहता बताने के लिए काफी है। सभापति जी, मसला ये है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का। और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की और जिससे सैकड़ों बच्चे सभापति जी खत्म हो गए। सभापति जी, अफसोस की बात यह है कि जब भारती सिंह शिकायत करती हैं तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस, आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें। सौदी सुन लीजिए, आप सौदी महिला हैं, आप बच्चों का दर्द समझ सकती हैं। आप सोचिए सभापति जी, बच्चों के दर्द की ये हालत है और उस बनारस में जहां का प्रतिनिधित्व तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी, 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये माफिया लोग जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा केंद्र सरकार के बैठे मंत्री जी, जांच करा लीजिए। धन्यवाद। वो जो पूरा रैकेट था सभापति जी, उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा, गाड़ी का मॉडल दे दूंगा, कहीं इनकम टैक्स में उसका दिखाया नहीं गया। और पूरी तरह से रैकेट चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सभापति जी, मैं देश को उस रैकेट के बारे में बताना चाहता हूं जो यूपी से लेकर बंगाल, राजस्थान और यहां तक कि बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक फैला है। सैकड़ों बच्चे खत्म हो गए और ये सब कहां हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में। एक जाति विशेष के माफिया ये पूरा रैकेट चला रहे हैं।
इन माफियाओं ने करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट में बांटी हैं। मैं नाम और गाड़ी का मॉडल तक दे सकता हूं। क्या इनकम टैक्स ने नहीं देखा? प्रधानमंत्री जी, आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र यादव ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री के क्षेत्र पर सवाल उठाकर और जाति विशेष का जिक्र करके इस जहरीले सिरप को सियासत में तड़का लगा दिया। अब गेंद योगी सरकार के पाले में थी और जवाब आया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। विधानसभा में जब विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में गरजे। उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि पूरे खेल का रुख ही मोड़ दिया। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडिन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का। और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है। और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडिन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारण सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है। जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक
जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करिए। उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि यूपी में नकली कफ सिरप से मौतें हुई। मैं साफ कर दूं कि उत्तर प्रदेश में इस वजह से एक भी मौत नहीं हुई। जिन बच्चों की मौत मध्य प्रदेश या राजस्थान में हुई वो तमिलनाडु में बनी नकली दवा से हुई थी। उनका यूपी से कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ मामला नकली दवाओं का नहीं बल्कि असली दवा के अवैध डाइवर्जन का है। और रही बात कार्रवाई की, तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों नजर आ रहा है? इस कांड के जितने भी मास्टरमाइंड है उन सबका तार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो क्या वो योगी आदित्यनाथ जी इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि जब मौतें हो जाएं तब हमारे ऊपर उंगली उठे, या मौतें हो जाएं और उसके बाद जो है तो कोई एफआईआर लिखी जाए? क्यों नहीं उस वक्त एफआईआर लिखी गई जब उस महिला के पति खत्म हुए थे? योगी आदित्यनाथ ने मामले को सपा की तरफ मोड़ते हुए कहा कि अब बुलडोजर चलेगा और जब चलेगा तो कोई चिल्लाना मत। इसी के साथ शुरू हुई फोटो वार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में आरोपी आलोक सिंह के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर पूरे में लहरा दी। सरकार का दावा था कि इस कांड का हर आरोपी सपा का करीबी है। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस खेल के मास्टरमाइंड अमित टाटा, आलोक सिंह और भोला प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन असली किंगपिन शुभम जायसवाल एसटीएफ के शिकंजे से बचकर दुबई भाग चुका है। और इन सब के अलावा एक तीसरा मास्टरमाइंड भी है जिसकी तलाश अभी जारी है। यही नहीं, इस मामले में बाहुबली नेता धनंजय सिंह का नाम भी उछला क्योंकि कुछ आरोपी उनके करीबी बताए जा रहे हैं। एक तरफ सपा कह रही थी कि यह हजारों करोड़ों का घोटाला है और सरकार एक जाति विशेष के माफिया को बचा रही है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार कह रही थी कि यह पूरा सिंडिकेट ही समाजवादी पार्टी का पाला पोसा है। जब योगी आदित्यनाथ जी को पता था कि ये पूरा सिंडिकेट समाजवादी पार्टी का पाला पोसा है तो वो अभी तक किस चीज का इंतजार कर रही थी? क्यों नहीं गिरफ्तार किया जब साल 2 साल 4 साल से ये सारी रैकेट चल रहा था? क्यों नहीं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया? किस चीज का इंतजार था योगी आदित्यनाथ जी को? तो चलिए सियासत के इस शोर से हटकर जरा जांच की फाइल पर नजर डालते हैं। आखिर ये रैकेट काम कैसे करता था? ये सिर्फ जिसमें कोडीन नाम का नशीला पदार्थ होता है सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिल सकता है और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये पूरी तरह से बैन था। लेकिन इन माफियाओं ने एक पूरा चैनल बना रखा था। सुपर स्टॉकिस्ट से लेकर छोटे छोटे रिटेलर तक दवा कंपनियों से सिरप की खेप निकलती थी और कागजों में हेर फेर करके उस अवैध बाजार में उतार दिया जाता था। जहां 150 रुपए की शीशी 500 से 1000 रुपए में नशेड़ियों को बेची जाती थी। क्योंकि सभी जानते हैं कि खांसी की सिरप में थोड़ा सा नशा होता है जिसकी वजह से कोई भी पिए, चाहे बड़ा पिए या छोटा पिए, उसके उम्र के हिसाब से दिया जाता है ताकि थोड़ी सी नींद आए और खांसी में राहत मिले। तो उसको नशेड़ी लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। यूपी सरकार ने अब तक 33 जिलों में केस दर्ज किए हैं, 75 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और 132 फर्मों पर ताला लगाने की तैयारी है। करीब 13 लाख सिरप की बोतलें जब्त हुई हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इस खेल का एक बड़ा खिलाड़ी है आलोक प्रताप सिंह, एक बर्खास्त सिपाही। जब ईडी ने उनके घर पर छापा मारा तो 7000 स्क्वायर फीट का आलीशान महल मिला भाई। प्राडा गुची के बैग मिले, राडो की घड़ियां मिली, करोड़ों रुपए सिर्फ इंटीरियर पर फूके गए हुए थे।
आप खुद सोचिए, एक मामूली सिपाही, इनके पास इतना पैसा आया कहां से? जवाब है जहरीले सिरप के काले कारोबार से। तो अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब 1 साल पहले भारती सिंह चीख रही थी तो पुलिस ने FIR क्यों नहीं की, क्यों नहीं लिखी? क्या उस जाति विशेष के माफिया को किसी की इच्छा मिली हुई थी? और अगर जैसा कि योगी सरकार कह रहे हैं तो सारे तार सपा से जुड़े हैं, तो सरकार अब तक क्या कर रही है? अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया, क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? सपा कह रही है बुलडोजर सिर्फ पीड़ितों पर चलता है, सरकार कह रही है बुलडोजर अब माफियाओं पर चलेगा, चाहे वो किसी के भी करीबी हो। सच और सियासत की इस धुंध में वो माँ बाप आज इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जिनके बच्चों की जिंदगी एक चम्मच जहर ने छीन ली। आपको क्या लगता है, क्या बुलडोजर वाकई इन आलिशान गाड़ियों तक पहुंचेगा जो इस कांड के माफियाओं को गिफ्ट में मिली है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए, क्योंकि आज जिन बच्चों ने पिया और जिनके बच्चे खत्म हो गए, कहीं आप लोग खुद अपने आप को उस जगह रख कर देखिए कि कहीं अगर ये सिरप हमारे घर में आया होता, हमारे बच्चों ने पिया होता, तो आज हमारे घर की हालत क्या होती? हम किससे गुहार लगाने जाते? इसलिए मैं कह रही हूं कि एक बार देखिए, समझिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अभी हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।